हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप की इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर चर्चा करते हैं लेसन 16 त्रिविम रसायन से संबंधित। और इस स्टूडियो केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं आपके स्वरूपण समावयवियों के बारे में, कुर्सी व नौका स्वरूप के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो के अंदर थोड़ा सा वहाँ पर जो है अपन उसको आधा कंप्लीट कर चुके थे और कुर्सी व नौका स्वरूप के बारे में और अधिक जानकारी अपन को यहाँ पर लेनी है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो ध्यान से आप लोग इस चीज़ को देखिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पढ़ा है कि कुर्सी स्वरूप जो होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है तुलनात्मक रूप से किससे? आपके नौका स्वरूप से। यानी कि नौका स्वरूप जो होता है वो कम स्थायी होता है और आपका कुर्सी स्वरूप क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, नौका स्वरूप जो होता है ना, इसमें कोणीय तनाव होने के कारण क्या होगा? यानी कोणीय तनाव यहाँ पर ध्यान रखें नहीं होता है। नौका स्वरूप के अंदर कोणों के अंदर कोई तनाव नहीं होता है, परंतु इनमें C1 व C4 के हाइड्रोजन परमाणु ग्रसित होते हैं। ग्रसित का मतलब होता है पास पास, नजदीक। यानी C1 व C4 के हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो यहाँ पर नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि वैसे नौका स्वरूप के अंदर कोणों की कोई गड़बड़ी नहीं है, कोणों में कोई तनाव नहीं होता है, परंतु यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर C1 व C4 पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो ग्रसित होते हैं, वो नजदीक होते हैं। अब जब नजदीक होंगे तो उनमें त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि भाई नजदीक है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने का ये गुण क्या कहलाता है? त्रिविम बाधा। तो भाई वहां पर क्या होती है? त्रिविम बाधा अधिक होगी और इसी कारण कुर्सी स्वरूप की ऊर्जा की तुलना में नौका स्वरूप की ऊर्जा 7.1 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक हो जाती है। यानी कि जब वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो उनकी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि नौका स्वरूप की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? वो आपके कुर्सी स्वरूप से 7.1 किलो कैलोरी अधिक हो जाती है। 7.1 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक हो जाती है। और इसी कारण आपका जो नौका स्वरूप होता है उसका स्थायित्व कम हो जाता है और कुर्सी स्वरूप का स्थायित्व अधिक हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नौका स्वरूप का स्थायित्व कम क्यों होता है। कारण मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कि नौका स्वरूप में कोणीय तनाव तो नहीं होता, परंतु इसमें C1 व C4 कार्बन के पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु जब नजदीक होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इससे त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और इस त्रिविम बाधा के कारण यहाँ पर ऊर्जा में वृद्धि होगी, और इस प्रकार से नौका स्वरूप की ऊर्जा जो होती है वो 7.1 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक हो जाती है। किससे? कुर्सी स्वरूप से। और जब ऊर्जा अधिक है नौका स्वरूप की तो नौका स्वरूप का स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और आपका कुर्सी स्वरूप का स्थायित्व बढ़ जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है उसका स्थायित्व कम होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था अपना स्थायित्व के बारे में बात कि क्यों नौका स्वरूप कम स्थायी होता है और क्यों कुर्सी स्वरूप अधिक स्थायी होता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों से यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं भाई अलग से एक टॉपिक के बारे में, और टॉपिक है आपका अक्षीय एवं भूमध्यय हाइड्रोजन। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, अक्षीय एवं भूमध्यय हाइड्रोजन के बारे में बात करें पहले विद्यार्थियों, तो अपन ने क्या देखा अभी तक कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है इसके स्वरूपों में 7.1 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा अंतर होने के कारण कमरे के तापमान पर साइक्लोहेक्सेन की 99% मात्रा कुर्सी रूप में ही पाई जाती है। यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि नौका स्वरूप की ऊर्जा ज्यादा है। अब नौका स्वरूप की ऊर्जा ज्यादा है तो उसका स्थायित्व कम होगा, और स्थायित्व कम होगा तो वो कम मात्रा में ही पाया जाएगा, ठीक है। यानी जो कम स्थायी होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है, परंतु आपको पता है कुर्सी रूप की ऊर्जा कम होती है, इसलिए इसका स्थायित्व ज्यादा होता है, और इसका स्थायित्व ज्यादा होने के कारण ये 99% मात्रा में कौन सा पाया जाता है? आपके पास
यही कुर्सी स्वरूप पाया जाता है। तो अपन ने बात कर ली है कि साइक्लोहेक्सेन के स्वरूपों में 7.1 किलो कैलोरी ऊर्जा अंतर होने के कारण जो कमरे के तापमान की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन की 99% मात्रा जो होती है वो कुर्सी रूप में ही पाई जाती है। और इस साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो इसकी संरचना में कुल 12 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और इन 12 हाइड्रोजन परमाणुओं को जब मॉडल बनाकर देखा जाए, कैसे देखा जाए इनको, मॉडल बनाकर जब इनको देखा जाए तो इन हाइड्रोजन परमाणुओं को अपन दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो होता है अक्षीय हाइड्रोजन और एक होता है भूमध्य हाइड्रोजन। तो जब अपन इस साइक्लोहेक्सेन के हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़कर इस प्रकार से एक मॉडल के रूप में बनाएं तो अपन को हाइड्रोजन को दो श्रेणियों में अपन बांट सकते हैं इन 12 हाइड्रोजनों को, और उनमें से आधे होते हैं अक्षीय हाइड्रोजन और आधे होते हैं भूमध्य हाइड्रोजन होते हैं। अब क्या होते हैं ये, इस प्रकार से इनको बताया गया है, इसके बारे में चर्चा करें तो देखो 6 हाइड्रोजन परमाणु वलय के लंबवत एकांतर क्रम में 3 ऊपर व 3 नीचे स्थित होते हैं। देखो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों के सामने कुर्सी स्वरूप बनाया है। कौन सा स्वरूप बनाया है? कुर्सी। नौका भी अपन बनाएंगे यहाँ पर, अभी केवल ध्यान रखो कुर्सी स्वरूप की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो क्या बताया मैंने यहाँ पर कि 6 हाइड्रोजन परमाणु वलय के तल के लंबवत एकांतर क्रम में 3 ऊपर होंगे और 3 नीचे होंगे। तो देखो ये वलय का तल है, इसके लंबवत ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा, ये देखो। तो यहाँ पर देखो एक ऊपर एकांतर क्रम में बोल रहा हूँ मैं, एक वलय के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा, एक वलय के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। अब देखो ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, फिर ये ऊपर और ये फिर ये नीचे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या एकांतर क्रम में 3 तो ऊपर है और 3 कहाँ है? नीचे है। तो इस प्रकार के जो हाइड्रोजन होते हैं इन्हें अक्षीय हाइड्रोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अक्षीय हाइड्रोजन कहते हैं। ध्यान रखेंगे 6 हाइड्रोजन परमाणु वलय के तल के लंबवत एकांतर क्रम में 3 ऊपर और 3 नीचे विन्यासित होते हैं जो अक्षीय हाइड्रोजन कहलाते हैं। और शेष 6 हाइड्रोजन की बात करें तो उनमें से 3 थोड़ा ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर इसमें देखो एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं। और एकांतर क्रम में 3 जो होते हैं वो थोड़ा नीचे झुके हुए दिखाई देते हैं। इन्हें भूमध्य या विषुवतीय हाइड्रोजन कहते हैं। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर HCH कोण जो पाया जाता है वो कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया 2 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, अक्षीय हाइड्रोजन और भूमध्य हाइड्रोजन। क्या बताया आप लोगों को कि साइक्लोहेक्सेन के स्वरूपों में 7.1 किलो कैलोरी ऊर्जा अंतर होने के कारण कमरे के तापमान पर जितना भी आपके पास साइक्लोहेक्सेन है उसमें 99% मात्रा में कौन पाया जाता है? आपका कुर्सी रूप ही पाया जाता है। साइक्लोहेक्सेन में कुल 12 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं जिन्हें मॉडल बनाकर देखा जाए तो 2 भागों में 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। और इसमें सबसे पहली श्रेणी जो होती है उसकी बारे में बात करें तो इसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु वलय के तल के लंबवत 3 ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ विन्यासित होते हैं जिन्हें अक्षीय हाइड्रोजन कहते हैं। और शेष 6 हाइड्रोजन परमाणुओं में से 3 हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर उठे हुए और एकांतर क्रम में स्थित 3 हाइड्रोजन थोड़ा नीचे झुके हुए होते हैं जिन्हें भूमध्य हाइड्रोजन कहते हैं। और यहाँ पर HCH कोण यानी कि यहाँ पर देखो ये HCH कोण जो होता है वो कौन सा होता है? यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक बीच में कार्बन परमाणु, इनके मध्य जो कोण आता है वो कितना आता है? 109 डिग्री 28 मिनट आता है। ठीक है ना? तो ये बात आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि क्या होता है अक्षीय हाइड्रोजन, क्या होता है भूमध्य हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। सभी अक्षीय और भूमध्य हाइड्रोजन परमाणुओं को अपन प्रदर्शित करने का प्रयास करें तो देखो आपने ये है कुर्सी स्वरूप और ये है नौका स्वरूप। इन दोनों में अक्षीय और भूमध्य दोनों प्रकार के हाइड्रोजन मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रदर्शित करके बता दिया है। ठीक है, ये है आपका कुर्सी स्वरूप में अक्षीय व भूमध्य हाइड्रोजन और ये है आपका नौका स्वरूप में अक्षीय व भूमध्य हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से अपन ने सभी अक्षीय व भूमध्य हाइड्रोजन किस प्रकार से विन्यासित होते हैं ये अपन ने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। अपन से डायरेक्ट यहाँ पर पूछा जाएगा कि अक्षीय हाइड्रोजन किसे कहते हैं और भूमध्य हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो आपको केवल डेफिनेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बात करें अपन यहाँ पर कि देखो एक चीज आप लोगों से पूछा जाता है कि जो ये नौका स्वरूप है ना, इस नौका स्वरूप में एक बात देखने को मिलती है कि इसमें
ये जो नौका है, इस नौके के ये जो शीर्ष वाले जो दो हाइड्रोजन देखो बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है, बिल्कुल क्या है, सीधे ऊपर की तरफ है। तो ये जो ऊपर वाले जो यहाँ पर दिख रहा है नौका के ऊपर की तरफ जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो डंडा हो और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, झंडा या फ्लैग लगा हुआ है। जैसे समुद्री जहाजों में होता है ना, समुद्री जहाजों की किनारों पर या बिल्कुल नोक पर क्या लगा होता है, इस प्रकार से डंडा लगाकर ऊपर झंडा लगाया जाता है, ठीक है। तो फ्लैग के पोल के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, इस प्रकार से दिखाई देता है, इसलिए इसे फ्लैग पोल हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया है पहले भी क्वेश्चन कि फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते किसे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि नौका स्वरूप में दो शीर्ष हाइड्रोजन परमाणु समुद्री जहाजों पर लगाए जाने वाले झंडों या फ्लैग की तरह दिखाई देते हैं और इन्हें ही अपन फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नौका स्वरूप होता है, इस नौका स्वरूप के दो शीर्ष हाइड्रोजन आपको बिल्कुल समुद्री जहाजों पर लगाए जाने वाले झंडों के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा, इसीलिए इसे अपन बोलेंगे फ्लैग पोल हाइड्रोजन। तो ये अपना त्रिविम रसायन से संबंधित समारोह पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब बात करेंगे अपन कि सर आपने त्रिविम रसायन पढ़ाया है, इसका महत्व क्या है, कहाँ पर इसको काम में लिया जाता है, इसके बारे में चर्चा करें। तो देखो त्रिविम रसायन के महत्व या इसकी उपयोगिता या इसके अनुप्रयोगों की बात करें तो त्रिविम रसायन तीन जगहों पर मुख्यतः अपन काम में लेंगे। पहला तो अनेक कार्बनिक यौगिकों में परमाणुओं की त्रिविम स्थितियों का अध्ययन करने में, यानी कि विभिन्न जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनके अणु सूत्र आप लोग जानते हैं, इनके संरचना सूत्र जानते हैं, परंतु इनमें परमाणु जो होते हैं उनकी त्रिविम स्थितियां क्या होगी इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो वहां पर त्रिविम रसायन काम में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं नए यौगिकों के संश्लेषण में और खोज में, यानी कि जब आपको ये पता चल जाता है कि भाई परमाणुओं की स्थितियां यहाँ पर क्या है, तो उस कंडीशन के आधार पर आप लोग क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन के आधार पर आप लोग नए यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं, नए यौगिकों की खोज कर सकते हैं, तो उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। आगे बात करें तो त्रिविम रसायन का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है आपकी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, इन रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझने के लिए भी इसका उपयोग मुख्यतः किया जाता है। ध्यान रखेंगे तीन उपयोग मुख्यतः है। पहला अनेक कार्बनिक यौगिकों में परमाणुओं की त्रिविम स्थितियों का अध्ययन करने में, नए यौगिकों के संश्लेषण व खोज में सहायता हेतु और रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझने में। ठीक है, तो ये था अपना अध्याय 16 त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री, जो आपका यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कहीं पर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आपको आती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ताकि आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes in this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test challenge. Thanks for watching and download.